Hello everyone, welcome to EduTap. So in your Jaffrey online classes, the topic that we are going to discuss today is priority sector advances. So ये जो lecture है हमारा, it's a part of Jaffrey online classes जिसमें Monday to Saturday हम आपके लिए अलग-अलग components के अलग-अलग topics लेके आते हैं. इन within 10 to 15 minutes आपका एक छोटा topic भी cover हो जाता है and that too with MCQs. So आज हम करेंगे priority sector advances. तो एक बैंक है वो अलग अलग एरियाज में लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर बैंक पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो तो वो लोन्स किसको प्रोवाइड करेंगे? जहाँ पे कम रिस्क हो और प्रॉफिट भी उन्हें ज़्यादा मिले. हो सकता है जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शंस के लोग हैं, एग्रीकल्चर हैं, उन्हें लोन ना मिले, उन्हें टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट ना मिले. काफ़ी सारे सेक्टर्स इस तरीके से पिछड़ जाएंगे. इसीलिए आरबीआई ने क्या लेके आया है, सरकार क्या लेके आई है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. इसमें क्या होगा, हर बैंक को टारगेट्स और सब टारगेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. हर कैटेगरी डिफाइन की जाएगी कि आपको ये वाले सेक्टर्स हैं जिनको आपको लेंडिंग करनी ही करनी है, इतना परसेंटेज आपको लेंडिंग करनी है. अगर आप 100 रुपये लोन दे रहे हो तो आपको 18 रुपये कहाँ पे देना है, एग्रीकल्चर में देना है. तो इस तरीके से टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, इन सबको टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको सर्टेन कैटेगरीज को लोन प्रोवाइड करने हैं. तो ये सर्टेन सेक्टर्स कौन से हैं? एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स की कैटेगरीज भी हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे. तो कितनी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है? तो जो भी हमारे बैंक्स हैं, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं और ऐसे फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी जो ब्रांचेस हैं इंडिया में 20 से ज़्यादा हैं, उन्हें क्या क्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है. याद रखिए इसमें आरआरबीज और आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इंक्लूड नहीं हो रहे हैं. तो आपका एएनबीसी का क्या मतलब है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट. और सीओबी का क्या मतलब है? क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर. तो ये भी आप फुल फॉर्म्स देख लीजिएगा. तो यहाँ पे टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितनी करनी है? 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर. यहाँ पे पैरा 6 बिलो इसलिए लिखा है बिकॉज ये आरबीआई के सर्कुलर में है, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है. 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लोन करना है. और 18% होना चाहिए टू एग्रीकल्चर. इसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना है. माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कितना टारगेट है? 7.5%. वीकर सेक्शन के लिए कितना टारगेट है? 12%. लेकिन अगर एक फॉरेन बैंक है इंडिया में जिसकी 20 से कम ब्रांचेस हैं इंडिया में, तो उनका टारगेट होगा तो 40% ही. ठीक है, जिसमें से 32% वो यूज कर सकते हैं, लेंडिंग दे सकते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, लेंडिंग टू एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं. और नॉट लेस देन 8% जो होते हैं वो अदर प्रायोरिटी सेक्टर को दे सकते हैं. उनके लिए सब टारगेट्स नहीं है. एग्रीकल्चर, माइक्रो और वीकर सेक्शंस के लिए लेस देन 20 ब्रांचेस के लिए टारगेट्स नहीं है. फर्दर जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनका टारगेट बहुत ज़्यादा हाई है. 75% ऑफ ए एन बी सी सी ओ बी विच एवर इज हायर वो उनका प्रायोरिटी सेक्टर लोन होता है. However, lending to medium enterprises, social infrastructure and renewable energy shall be reckoned for priority sector achievement only up to 15% of ANBC. इन सेक्टर्स को अगर लोन देंगे तो मैक्सिमम 15% हो सकता है. ठीक है, बाकी 75% इनका ओवरऑल टारगेट है. एग्रीकल्चर के लिए इनका टारगेट है सेम 18% और 10% टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. माइक्रो के लिए भी सेम टारगेट है 7.5%. एडवांसेस टू वीकर सेक्शन का इनका टारगेट ज़्यादा है, 15% है. ठीक है, जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है सेम 75% का टारगेट, सेम 18 और 10% का टारगेट. माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% का टारगेट. एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 12% का टारगेट. रीजनल रूरल बैंक्स में कितना था? 15 है. अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हैश बना हुआ है, यहाँ पे हैश बना हुआ है. तो इसका क्या मतलब है? ये टारगेट्स ना इंक्रीज किए गए हैं. जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के टारगेट हैं और वीकर सेक्शंस के लिए जो टारगेट हैं वो 2020-21 में कितने थे? 8%. अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 23-24 चल रहा है. तो उसके लिए बढ़ा के 10% लागू हो गया है. 2020-21 में 8 था, फिर 9 किया, फिर 9.5 और अब 10. वीकर सेक्शंस के लिए 10 से अब हम 12 पे आ गए हैं. तो आपका जो पेपर हो रहा है वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है. तो इसीलिए 10% और 12% ये टारगेट इंक्रीज किए गए हैं. पिछले साल कितना था? 9.5 और 11.5 अचीव करना था.
ये जो टारगेट है यूसीबीज पे, अर्बन कोऑपरेटिव उन बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। और आरआरबीज का जो टारगेट है वो 15% ही है वीकर सेक्शंस के लिए। उनका तो ऑलरेडी ज्यादा है ना, यहाँ पे ये देखो ऑलरेडी 15% है, इनका 12-12 पे लाया गया है। चलिए, अब जो हमारे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए टारगेट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ओवरऑल पहले उनका 40% था, कब था 2019-20 में। अब वो 2025-26 में उन्हें कहाँ तक आना है, 75% पे आना है। आपका पेपर किस ईयर में हो रहा है, 23-24 के अंदर। तब कितना बोला गया है उनको, 60 बोला गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसे भी पहले 40 से अब कितना कर दिया गया है, 2025-26 तक 75% के टारगेट को अचीव करना है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए उनका टारगेट कितना है, 7.5%। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है, 19-20 में कितना था, 10। आपका पेपर किस साल में हो रहा है, 23-24, 11.5। और 25-26 में कितना होगा, 12% तक अचीव करना है फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब अगर एग्रीकल्चर को क्रेडिट देने की बात करें तो इसमें जो इंडिविजुअल फार्मर्स को क्रेडिट दिया जाता है, कॉर्पोरेट फार्मर्स को, एफपीओस को, जो हमारे कोऑपरेटिव हैं फार्मर्स के जो कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, इन सबको जो लोन्स दिए जाते हैं, क्रेडिट दिया जाता है, वो क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर माना जाएगा अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। एंसिलरी सर्विसेज के लिए कुछ देते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए तो अलग से टारगेट है ना वो 10-10% वाले। और अगर बैंक्स मान लो एनबीएफसी को लोन देते हैं और ये एनबीएफसी फर्दर किसको लोन दे रही है, एग्रीकल्चर को, तो इसे भी माना जाएगा कि बैंक ने एग्रीकल्चर को ही लोन दिया है। जहां पे ऑन लेंडिंग हो रही है इन एग्रीकल्चर के, इसने इसको दिया और इसने किसको देना है, आगे एग्रीकल्चर को ही देना है। बैंक्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन देते हैं जो फर्दर एग्रीकल्चर को लोन देते हैं। तो ये टाइप की जो ऑन लेंडिंग है ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आती है। इवन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन दिया जाता है, जहां पे एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट होगी 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, वो भी एग्रीकल्चर वाला जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा। एमएसएमईज को जो विद इन स्पेसिफिक गाइडलाइंस लोन्स दिए जाते हैं, जो उन्हें फैक्टरिंग सर्विसेज विद रिकोर्स प्रोवाइड की जाती हैं अंडर द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है। केवीआई को लोन देते हैं, वो भी केवीआई सेक्टर के अंदर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को जो लोन देते हैं वो भी एमएसएमईज के अंदर आता है। और भी कोई फाइनेंसिंग करते हैं वो एमएसएमईज को, वो इस सेक्टर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे फैक्टरिंग का क्या मतलब है, अगर मेरा एक एमएसएमई है और मैं क्रेडिट पे बहुत सामान बेचती हूँ, तो मैं क्रेडिट पे जब सामान बेचूंगी तो मैं क्या इशू करूंगी, बहुत सारे बिल्स इशू करूंगी। तो रादर कि मैं इनको खुद जाके देखूं कि अरे बिल की डेट आ गई है मुझे पैसे वसूलने हैं, मैं क्या करूंगी, ये सारे बिल उठा के बैंक को दे दूंगी। बैंक मेरी तरफ से ये सारे फिर पैसे वसूलेगा, जब जब डेट आएगी बैंक अपने आप वसूल लेगा। लेकिन मैं जो है, मैंने तो ये सारे बिल्स पकड़ा दिए बैंक को, मान लो ये सारे बिल्स की वैल्यू 1 करोड़ थी और 1 करोड़ के अगेंस्ट मुझे बैंक कितने दे देगा, 96 लाख दे देगा, 4 लाख वो अपना कमीशन काट लेगा। तो ये बैंक मुझे फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। विद रिकोर्स में क्या होगा, अगर मान लो बैंक गया ये 1 करोड़ के लोन वसूलने और 1 करोड़ में से वो कितने वसूल पाया, 80 लाख वसूल पाया। 20 लाख वाले बंदे ने पैसे नहीं दिए बैंक को, उसने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं बिल की पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो बैंक के पास ऑप्शन है विद रिकोर्स में कि वो मेरे पास आएगा और मुझसे वसूलेगा वो 20 लाख रुपए। विदाउट रिकोर्स में क्या होता, डूब जाते तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती। विद रिकोर्स में क्या है कि अगर बैंक नहीं वसूल पा रहा ये उस 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए, तो वो मेरे पास वापस आएगा कि आप मुझे ये पैसे दो। तो ये वाली सर्विस भी जो बैंक प्रोवाइड करते हैं ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर काउंट होता है। एजुकेशन के लिए, जब एजुकेशनल पर्पस के लिए लोन्स दिए जाते हैं, इवन वोकेशनल सर्विसेज कोर्सेज के लिए जो लोन दिए जाते हैं नॉट एक्सीडिंग 20 लाख रुपए, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे 20 लाख की लिमिट है, ये आपको याद रखना है। हाउसिंग लोन्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि किसी को अपना घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करानी है, रिपेयर कराना है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर एक बैंक ने अपने ही एम्प्लॉय को लोन दिया है, मैं मान लो एसबीआई में काम करती हूँ, ओके, और मेरे बैंक ने मुझे ही लोन प्रोवाइड किया है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर काउंट नहीं होगा। आप लोग जब अपने बैंक से हाउसिंग लोन लेते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद किसी गवर्नमेंट एजेंसी को लोन दिया जाता है ड्वेलिंग यूनिट्स बनाने के लिए, स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए, वो भी इसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है। और कोई हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस को लोन दिया जाता है, जो भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं विद नेशनल हाउसिंग बैंक, वो सब आपके आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। इसमें क्या याद रखना है, बैंक एम्प्लॉयज वाला पॉइंट याद रखना है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले भी प्रायोरिटी सेक्टर लोन होते हैं। बैंक लोन अप टू द लिमिट ऑफ 5 करोड़ पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, इन सब के लिए जो लोन दिया जाता है 5 करोड़ पर बोरोवर की लिमिट है कि किसी ने स्कूल सेटअप करना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बनानी है, सैनिटेशन फैसिलिटी बनानी है, वो सारे आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स माने जाते हैं। एंड लोन्स अप टू लिमिट ऑफ 10 करोड़ पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत इन टीयर 2 एंड टीयर 6 सिटीज। अगर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए अंडर आयुष्मान भारत लोन लेता है अप टू 10 करोड़ टीयर 2 से लेके टीयर 6 सेंटर्स के लिए, तो वहाँ वाले लोन्स भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स होंगे। बैंक लोन्स टू micro finance institutions extending for on lending to individuals and to members of SHGs and JLGs for water and sanitation facilities। on lending में वही पता ना, मैंने आपको दिया, आपने सेम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही यूज करना है वो पैसा, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आएगा। लेकिन ये बैंक लोन जो माइक्रो फाइनेंस, बैंक ने किसको लोन दिया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, उसने ये ऑन लेंडिंग करी ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज में वो पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पे ये बैंक वाली ऑन लेंडिंग वाली में कौन इंक्लूड नहीं होगा, आरआरबीज, यूसीबीज और एसएफबीज, वो इसके अंदर काउंट नहीं होंगे वो बैंक। बाकी कोई ऑन लेंडिंग करता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोसाइटी के लिए आप कुछ बना रहे हैं, स्कूल, वाटर, सैनिटेशन, उन सब की कैटेगरी के लिए लोन्स। रीन्यूएबल एनर्जी भी प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है। किसी को सोलर बेस्ड पावर जनरेटर के लिए लोन चाहिए, बायोमेस पावर जनरेटर, विंड मिल, ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अगर हमें लोन चाहिए, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए चाहिए, सब इसी कैटेगरी के अंदर है। वीकर सेक्शंस को जो लोन दिए जाते हैं उसमें कौन कौन आएगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिसन एंड विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, जहां पे इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट 1 लाख से ज्यादा की ना हो। जो बेनिफिशरीज हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इनके अंडर इनके जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो लोन दिया जाएगा वो भी वीकर सेक्शन लोन माना जाएगा। एससीज एसटीज को लोन देना, और जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जिनको लोन मिलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देना है। कोई डिस्ट्रेस्ड फार्मर है, मान लो एक किसान है, उसने ना किसी ऐसे ही जमींदार से लोन ले रखा है बहुत ज्यादा, और वो बहुत परेशान है, उसको मतलब वो 20% ब्याज ले रहा है उससे, जो जमींदार है, तो उसको अगर आप लोन देते हो ऐसे डिस्ट्रेस फार्मर को, वो भी वीकर सेक्शन लोन की कैटेगरी में काउंट होगा। डिस्ट्रेस पर्सन फार्मर के अलावा अगर कोई है, उसे लोन दिया जाए, लेकिन 1 लाख से ज्यादा पर बोरोवर नहीं होना चाहिए। किसी आम इंसान ने एक जमींदार से लोन ले लिया था, फार्मर नहीं है, कोई और है, वो भी अब बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ज़मींदार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, वहाँ पे भी उसे भी लोन दिया जा सकता है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज 1 लाख तक का लोन दिया जाए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं। अगर कोई इन टारगेट्स को नहीं अचीव कर पाता है, अगर उन्हें बोला गया कि तुमने 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने हैं और वो नहीं उतना लोन दे पाते हैं जितना टारगेट सेट थे, तो फिर उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ऐसे बैंक्स को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। जैसे अगर एसबीआई ने अपना टारगेट नहीं पूरा किया, फिर वो कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा पैसा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, इस्टेब्लिश्ड विद नबार्ड एंड अदर फंड्स विद, इसके अलावा अदर फंड्स विद नबार्ड, एनएचपी, सिडबी, मुद्रा। आरबीआई बताएगा कि कहाँ आपको कंट्रीब्यूट करना है, बेसिकली इस फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाता है, और उस फंड पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो भी आरबीआई टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स को लेके कुछ और गाइडलाइंस भी हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, ये आरबीआई डायरेक्टिव्स इशू करेगा टाइम टू टाइम। सर्विस चार्जेस के बारे में ये बोला गया है कि कोई भी लोन रिलेटेड एडहॉक सर्विस चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लिवाई किए जाएंगे अगर प्रायोरिटी सेक्टर लोन सिर्फ 25,000 तक का है। ठीक है, अगर सिर्फ 25,000 तक का लोन है, उन पे ये आलतू फालतू टाइप के चार्जेस नहीं लगाने हैं। और प्रायोरिटी सेक्टर लोन अगर एसएचजीज, जेएलजीज को दिया गया है, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स को या
आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया गया है, तो ये जो 25,000 की लिमिट है ये पर मेंबर एप्लीकेबल होगी, पर मेंबर 25,000 की लिमिट होगी, ठीक है। और बैंक्स को एक पूरा रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जहाँ पे सारा डेटा होगा कि कब लोन सैंक्शन हुआ, कब रिसीट हुआ, रिजेक्ट किया तो क्यों किया, सारा, ताकि कोई इंस्पेक्ट करना चाहे तो इंस्पेक्ट कर सके। अब एक और तरीका है, अगर मान लो कि एक बैंक है एबीसी, इसको जितना टारगेट था उससे ये 300 करोड़ कम कर पाया है। ये XYZ है, ये रूरल एरियाज में काम करता है, इसने एग्रीकल्चर लोन में इसकी लिमिट, इसको लोन कितना देना था 600 करोड़, ये 1000 करोड़ दे के बैठा है, अपने प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट से 400 करोड़ ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आते हैं, जहां पे क्या होगा, IBPPs bought by banks on a risk sharing basis are eligible for classification under respective categories of priority sector provided the underlying assets are eligible to be categorized under the respective categories। तो इसमें ऐसा हो सकता है, ये अपने जो एक्स्ट्रा 400 करोड़ का लोन है ये इसको दे देगा, ये अपना इसको दे देगा, और इसके पास कोई एक्स्ट्रा लोन पड़ा है कैटेगरी में, वो 300 करोड़ का लोन इसको हैंड ओवर कर देगा। इससे क्या होगा, इसने ये अपने एग्रीकल्चर वाले जो इसके एक्स्ट्रा लोन से ये इसने टेक ओवर कर लिए एबीसी बैंक ने। अब इसका ये 300 करोड़ का जो शॉर्टफॉल हो रहा था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, अब वो इसका शॉर्टफॉल पूरा हो जाएगा और ये अपने लोन्स इसको दे देगा, ठीक है। ये जो 300 करोड़ है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, इन लोन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है इस पे जो है वो डिफरेंट है, तो ये वो भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एडजस्ट कर लेते हैं। इसके वाले लोन्स पे 6% था, इसके वाले लोन पे 10% है, तो ये फिर जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है ये एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, इसका प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसको जिस कैटेगरी में इसका कम पड़ रहा था इसने इसको लोन दे दिया, तो आपस में ये लोन एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स भी इशू हो सकते हैं, ठीक है, कि जिसके पास एक्स्ट्रा, जिस एक बैंक ने जितना टारगेट था उससे ज़्यादा लोन इशू कर दिया, इसका इससे इससे कम लोन इशू हुआ है, तो इसके जो लोन है एक्स्ट्रा इनके बदले में ये सर्टिफिकेट इशू कर देगा, इस बैंक को दे देगा जिसके टारगेट कम है। इसके अगर 50 करोड़ कम पड़ रहे हैं तो ये 50 करोड़ के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इससे खरीद लेगा, तो इस तरीके से माना जाएगा कि इसने अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स को अचीव कर लिया है। इस तरीके से टारगेट्स जो हैं पूरे किए जाते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, व्हाट इज द टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिनके 20 से कम ब्रांचेस हैं वो क्या, उनका कितना टारगेट है, 40, 32, 45 या 50, तो उनका टारगेट भी 40% है। सब टारगेट्स नहीं दिए हुए इनको एग्रीकल्चर के वीकर सेक्शन वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर एग्रीकल्चर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर एग्रीकल्चर में क्या क्या कवर होता है, फूड प्रोसेसिंग के लिए, सेरिकल्चर के लिए, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, इन सब के लिए अगर लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर में तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरी में ही माना जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव, इंडिविजुअल को अगर आप लोन देते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए, सेरिकल्चर के लिए, क्योंकि हमने वहां पे अलाइड एक्टिविटीज भी बोला हुआ था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कोई शीप रेयरिंग करता है, उन सब कैटेगरीज के लिए भी लोन दिया जाएगा, तो एग्रीकल्चर लोन ही माना जाएगा। Banks having any shortfall in the lending to priority sector shall be allocated amounts for contribution to। अगर एक बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर में टारगेट्स नहीं कंप्लीट हुए तो उन्हें कहाँ कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाएगा, उन्हें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाता है। आरबीआई बताता है कितना कितना, ठीक है। अब होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें से कौन से जो लोन्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।